हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ सुमन चौधरी, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। जैसा कि आज पढ़ने जाएंगे क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है लाइफ स्पेन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि लाइफ स्पेन होता है क्या। कि लाइफ स्पेन का मतलब यह हुआ कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। इसका मतलब यह हुआ कि कोई जीव जन्म ले और वो प्राकृतिक तौर पे मर जाए, उसे लाइफ स्पेन कहते हैं। लाइफ स्पेन का यह मतलब हुआ कि अगर कोई जीव दुर्घटना या बीमारी से या अन्य किसी कारण से मौत हो जाए तो वो लाइफ स्पेन नहीं होगा। लाइफ स्पेन का यह मतलब है कि कोई जीव जन्म ले और वो प्राकृतिक नेचुरली डेथ हो जाए, उसे लाइफ स्पेन कहते हैं। अब बात करेंगे कि लाइफ स्पेन जो कि होता है वो कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है और कुछ लंबे समय के लिए भी हो सकता है, और वो हजारों वर्ष के लिए हो सकता है। It may be as short as a few days or as long as a few thousand years। बच्चों कि लाइफ स्पेन जो होता है वो कुछ दिनों के लिए भी होता है। जैसे बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन होता है वो 1 वीक्स के लिए होता है। और अब हम अगला पॉइंट बात करेंगे कि लाइफ स्पेन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। द लाइफ स्पेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड देयर साइज। अब बात करेंगे बाबू कि द साइज ऑफ क्रो 15 ईयर कि द साइज ऑफ क्रो 15 ईयर एंड पैरोट 140 ईयर आर नॉट वेरी डिफरेंट, येट देयर लाइफ स्पेन शो ए वाइड डिफरेंस। कि क्रो जो है क्रो का जो साइज है वो काफी सिमिलर है पैरोट के समान, वो काफी सिमिलर है पैरोट के जैसा। लेकिन क्रो जो है उसका साइज जो है वो तो बहुत ही छोटा है, और पैरोट के अपेक्षा भी ये दोनों सेम है। लेकिन क्रो का जो जीता है वो 15 ईयर मात्र उसका लाइफ होता है, लेकिन पैरोट जो है 140 ईयर वो लाइफ उसका होता है। ये इससे तो हमें क्रिस्टल क्लियर पता हो गया कि किसी भी जीव के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कितना दिन जीवित रहेगा। अब इसमें सेकेंड ये एग्जाम्पल है, सिमिलरली ए मैंगो ट्री 200 ईयर हैज ए मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कंपेयर टू ए पीपल ट्री 2500 ईयर। कि मैंगो ट्री और पीपल ट्री काफी सिमिलर है साइज में, लेकिन मैंगो ट्री का 200 ही मात्र लाइफ स्पेन है, लेकिन पीपल ट्री का 2500 ईयर लाइफ स्पेन है। इससे तो हमें क्रिस्टल क्लियर हो गया कि लाइफ स्पेन का कोई लोचा नहीं है कि उसके साइज पे डिपेंड करेगा। अब एक और पॉइंट एनसीईआरटी में दिया गया है कि व्हाट एवर बी द लाइफ स्पेन डेथ ऑफ और एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कि ये सत्य है कि जितने भी जीव पृथ्वी पे जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एनसीईआरटी में दिया गया है कि इमॉर्टल वही होता है, अमर वही होता है जो सिंगल सेल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो। अब ये बात करेंगे
आप लोग को समझ में आया या ना हो, लेकिन मेरा काम है कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, आपको हमें ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को एकदम सेट कर देना है, जो कि आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए तो आप तुरंत बना दीजिएगा। इसलिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ कि वो बेबी प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं है, वो अपने शरीर को डिवीजन करके, जैसे ये कोई जीव है वो अपना शरीर जो है को डिवाइड कर देगा कुछ इस तरह से, उसके बाद ये अपना बेबी प्रोड्यूस कर देगा, फिर इससे दो बन जाएगी, ये जो होता है वो कभी नहीं मरता है। जैसे कि एक शरीर से दो बन गया, दो से चार बन गया, इसी तरह सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इमोर्टल होता, वो अमर होता, वो कभी नहीं मरता है। अब लाइफ स्पेन तो हमने जाना कि लाइफ स्पेन क्या होता है, हमें आशा है कि आपको लाइफ स्पेन काफी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर लाइफ स्पेन क्लियर हो गया है तो आपको ये चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म समझने में काफी फायदेमंद होगा, जो आसानी से आप ये चैप्टर को समझ पाएंगे। अब बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। Reproduction is defined as a biological process by which an organism gives rise to young one's offspring similar to itself। कि रिप्रोडक्शन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें माता पिता या कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही संतान को जन्म देता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। कुछ और पॉइंट हम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा क्या होता है रिप्रोडक्शन, ये आपको काफी ज्यादा मालूम होगा, ये हर एक बच्चे को मालूम होता है कि रिप्रोडक्शन होता है क्या। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, लेकिन मैं 100% कहता हूं कि कभी आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम में रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन रिप्रोडक्शन जानना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन क्या हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बात करेंगे कि द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। जीव जो होता है वो ग्रो करेगा, फिर मैच्योर करेगा एंड टर्न कर जाएगा, वो घूम जाएगा अपनी, फिर प्रोड्यूस करेगा न्यू बेबी को, या ऑफस्प्रिंग बोले, कुछ भी आप बोल सकते, ऑफस्प्रिंग बोले या बेबी बोले या प्रोजेनी बोले या चाइल्ड बोले। ये साइकिल जो है वो चलते रहेगा, ग्रो होगा, मैच्योर होगा, फिर न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म देगा, देन फिर वो बर्थ करेगा, ग्रोथ को होगा, देन डेथ होगा। ये साइकिल जो है वो चलते रहेगा, जब मैच्योर होगा, ग्रो होगा, फिर मैच्योर होगा, उसके बाद न्यू बेबी को प्रोड्यूस करेगा, देन फिर वो बेबी जो है वो बर्थ करेगा, फिर वो ग्रोथ होगा, फिर डेथ होगा। ये साइकिल जो है वो चलते रहेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब तो ये तो हम जान गए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि ये रिप्रोडक्शन होना क्यों जरूरी है। कि रिप्रोडक्शन होना इसलिए जरूरी है कि रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species generation after generation. The genetic variation is inherited during reproduction. रिप्रोडक्शन जो हो वो अपनी स्पीसीज को बरकरार रखने के लिए, वो अपने स्पीसीज को ना कम होने के लिए वो रिप्रोडक्शन को प्राकृतिक इनेबल कर देती है। वो जनरेशन बाय जनरेशन, प्रकृति को आप जीवित है या ना जीवित है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन को काफी हेल्प करेगा
और वो वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन आएगा, देन रिप्रोडक्शन हो जाएगी। ये अपने कंटिन्यूटी को पूरा करेगा। एक मरेगा फिर दूसरा जन्म लेगा, फिर वो मरेगा फिर तीसरा जन्म लेगा। ये नेचुरल जो है, ये नेचर वो अपना कंटिन्यूटी पूरा करने के लिए एक जन्म लेगा, देन वो मर जाएगा, फिर जन्म लेगा, फिर मर जाएगा। इसी कंटिन्यूटी को पूरा करने के लिए ये साइकिल है, इसी साइकिल में चलता है। रिप्रोडक्शन का एक फंडा है कि वो नेचर में कंटिन्यूटी करता है, मतलब कि वो अपने कंटिन्यूटी को ना ही इधर से उधर होने देता है। Each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. इस लाइन से हमें यह समझ आता है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का रहना खाना उसका अलग अलग मैकेनिज्म रहता है। वो खुद से मल्टीप्लाई अपने अनुसार वो बेबी को प्रोड्यूस करेगा। ये नहीं है कि वो किसी दूसरे के अकॉर्डिंग चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होगा, देन वो अपने मैकेनिज्म के अनुसार ही मल्टीप्लाई करेगा एंड प्रोड्यूस ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। The organism's habitat, its internal physiology, and several other factors are collectively responsible for how it reproduces। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटाट होता है वो इंटरनल फिजियोलॉजी होता है, वो इंटरनल फिजियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है और सर्वल अदर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, अदर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। मतलब कि वो जैसे बारिश का समय है तो वो अपने हिसाब से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ये लाइन उतना कोई खास नहीं है, इसे हम छोड़ते हैं, आप इसे नोट्स में बना लीजिएगा। आप बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन में कुछ बेसिक फीचर भी होता है। All organisms reproduce. Modes of reproduction vary in different organisms. However, all modes have certain common basic feature. These are कि सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस करने का सेम फंडा होता है। वो कोई भी ऑर्गेनिज्म काहे न हो, वो शेर हो, बंदर हो या ह्यूमन हो, सब में कुछ सिमिलर फीचर है। अब वो नीचे दिया गया है, वो अगले स्लाइड में है, हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट है कि कोई भी जीव क्यों ना हो, वो अगर बेबी प्रोड्यूस करेगा तो उसमें रेप्लिकेशन 100% होगा। अब वो रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन जो डीएनए का होगा उसे ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन पे ये डिपेंड करेगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सेल डिवीजन करेगा। वो पहला बार करेगा ओनली माइटोटिक, फिर बोथ माइटोटिक एंड मियोटिक करेगा, और ये साइटोलॉजिकल बेसिस पर रिप्रोडक्शन करेगा। ये फॉर्मेशन करेगा रिप्रोडक्टिव बॉडी यूनिट का। अब ये मतलब है कि ये रिप्रोडक्टिव बॉडी और यूनिट क्या होता है। रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब ये हुआ वजाइना, जैसे मेल में पेनिस, टेस्टिस, ये सब वो प्रोड्यूस 100% करेगा। वो कोई अन्य कोई अलग जीव क्यों ना हो, वो सिमिलर हो या ना हो, वो एक स्पीसीज का हो या ना हो, वो डिफरेंट स्पीसीज का क्यों ना हो, लेकिन ये बेसिक फीचर जो है वो 100% वो सिमिलर रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडी इनटू ऑफस्प्रिंग, और वो बेबी को जो प्रोड्यूस करेगा ऑफस्प्रिंग को, उसमें भी रिप्रोडक्टिव बॉडी का फॉर्मेशन 100% होगा। अब बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो छोटे एनिमल में, प्लांट में और फंजाई, प्रोटोजुआ और बैक्टीरिया में पाया जाएगा। और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट बड़े बड़े एनिमल और प्लांट में पाया जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो वो यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। यूनिपेरेंटल मतलब उसमें एक ही जीव से प्रोड्यूस होगा, उसमें फीमेल और मेल का कोई मेल से बेबी का प्रोड्यूस नहीं होगा, उसमें सिंगल पेरेंट का ही जरूरत है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल प्रोसेस है ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स आर नॉट फॉर्मोसली, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट नहीं फॉर्मेशन होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमीट आर फॉर्म्ड। जो कि मेल गैमीट होता है स्पर्म एंड फीमेल गैमीट होता है ओवा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटिक सेल एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट। सोमैटिक सेल रिप्रोडक्शन यूनिट होता है सेल में। जैसे कोई पेड़ है, इससे अगर इधर बर्ड है, इससे अगर कोई न्यू दूसरा प्लांट का फॉर्मेशन हो, इसे ही हम सोमैटिक सेल बोलते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल ही रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाता है। जर्म सेल मतलब इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म से ही प्रोड्यूस होता है सेल, और उससे बेबी का फॉर्मेशन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फर्टिलाइजेशन अकर, कि और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन नहीं होगा। ये लेक्चर जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों आसानी से समझ जाएगा। ये नोट्स है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन मैं आसानी से समझा रहा हूँ आसानी भाषा में, हिंदी मीडियम को भी ये समझ आ जाएगा। मैं हिंदी मीडियम वाले को लिए भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर ये नोट्स आप लेना चाहेंगे, अगर मेरा नोट्स आप बनाना चाहेंगे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ये नोट्स ले सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन 100% होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोजोम जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस के समय वो हैप्लॉयड होगा। गैमीट आर प्रोड्यूस, गैमीट जो प्रोड्यूस होगा वो मियोसिस के समय हैप्लॉयड होगा, एंड जर्म सेल जो फॉर्मेशन होगा वो डिप्लॉयड बन जाएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग होगा, फ्यूजन होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस, सिंगैमी, सिंगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, और कंजुगेटिंग मतलब कि उसमें ये मेल एंड फीमेल का मिलना, मेटिंग, ये सब इवॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन थ्रू प्रोजेनी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन होगा, ऑफस्प्रिंग अलाउ करेगा इवोल्यूशन के थ्रू। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन 100% होगा, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन थोड़ा बहुत हो जाएगा। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 100% अगर वेरिएशन हो रहा है, तो इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 80% ही वेरिएशन आपको पाया जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
ऑर्गेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का रिक्वायर नहीं होता है, जैसे कि मेल में पेनिस, स्कॉटम, टेस्टिस, फीमेल में वजाइना इटिसी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेनिस, वजाइना ये सब बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोमिनेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन आर रिक्वायर्ड। इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव का रिक्वायर्ड होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो काफी फास्ट होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसमें वेरिएशन पाया जाएगा। लेकिन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होगा लेकिन वेरिएशन नहीं होगा। देर भले ही लेकिन दुरुस्त ये होना चाहिए। आप बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने इतना डिफरेंस पढ़ दिया जो कि आपको काफी समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। जब ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा सिंगल पेरेंट से, वो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब, रिप्रोडक्शन का मतलब यह हुआ कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा लेकिन वो सिंगल पेरेंट के थ्रू। और इसमें एक और खासियत बात है कि इसमें गैमिट भी फॉर्मेशन नहीं होगा। ये तो काफी मस्त है जी, गैमिट भी फॉर्मेशन न होगा और बेबी का प्रोड्यूस हो जाएगा। मुझे तो अच्छा ही लगता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन वेरिएशन हो चाहिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा। In this method, a single individual parent is capable of producing offspring. इस मेथड में सिंगल इंडिविजुअल या पेरेंट कैपेबल होता है बेबी का प्रोड्यूस करने में। The offspring produced are identical to each another as well as parent. इसमें एक डिसएडवांटेज है कि वो जो प्रोड्यूस होगा वो आइडेंटिकल एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट के जैसा ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। अब एक की नोट है, अब कुछ की नोट भी पढ़ लेते हैं। ए पॉपुलेशन ऑफ मोरोफोलॉजिकली एंड जेनेटिकली similar individual which are obtained from the parent individual is called clone. क्लोन का मतलब यह हुआ कि वो मोरोफोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हो, पेरेंट के जैसा, एग्जैक्ट कॉपी, एकदम सिमिलर। जिस तरह अगर हम किसी प्रिंटर में कोई फोटो रखते वो एग्जैक्ट कॉपी प्रिंट करता है, उस तरह अगर कोई बेबी प्रोड्यूस हो उसे हम क्लोन बोलेंगे। और ईच मेंबर ऑफ क्लोन इज टर्म रैमिट। और क्लोन का जो मेंबर होता है उसे हम रैमिट के नाम से जानते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो सेंसनेस नॉर नेचुरल डेथ। कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसे सेंस नहीं होता है कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है, दुनियादारी क्या है, इससे उसे कोई मतलब नहीं होता है। ना ही उसका नेचुरल डेथ, प्राकृतिक डेथ होता है। जैसे कोई ह्यूमन का मृत्यु हो गया, उसके लिए सब रो रहा है, लेकिन इसमें किसी के लिए कोई नहीं रोगा। ह्यूमन में भी अगर कोई मर जाता है तो क्यों रोता है? उसके पास सेरिबेलम होता है, उसके पास न्यूरल टिश्यू होता है, उसे ये पता होता है कि ये कौन है नहीं है, उसमें
दया आ जाता है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सब कुछ नहीं होता, इसलिए वो सेंसनेस होता है और ना ही वो नॉन नेचुरल डेथ है, वो प्राकृतिक डेथ उसको नहीं मिलता, वो कभी नहीं मरता, वो इमोर्टल होता है, वो अमर रहता है। अब बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप के होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप के होते हैं। पहला फिजन, दूसरा बडिंग, तीसरा फ्रेगमेंटेशन, चौथा रीजनरेशन, पांचवा स्पोरुलेशन एंड छठा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब सबको बारी बारी से हम ये सब जितने 6 टाइप है उसको हम आप लोग को अच्छे तरह से समझा देंगे, बिल्कुल आपको दिमाग में मेमोरी की तरह, मेमोरी की तरह उसमें हम अपलोड कर देंगे और 100% मेरा गारंटी है कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगी ये टॉपिक। बायोलॉजी है ना, ये बायोलॉजी आपको 1 ईयर के अंदर मैं पूरे क्लास 12 का जो बायोलॉजी का बुक है आपके मेमोरी, जिस तरह से मेमोरी में अपलोड कर दिया जाता है और फोन में डाल दिया जाता है, उस तरह आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा क्लास 12 की बायोलॉजी, और आपको बोर्ड एग्जाम में 17 आउट ऑफ 70 लाने से भगवान भी नहीं रोक सकता है। और आप मेहनत करेंगे तो जितना मैं पढ़ाता हूं उतना अगर आप कर लिए तो 70 आउट ऑफ 70 कोई नहीं रोक सकता है, मेरा ये गारंटी है। अब ये सब बात छोड़ते हैं, अब अपने मुद्दा पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि फिजन क्या होता है। फिजन का मतलब यह है, इट इज ए डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल विच आर आइडेंटिकल टू पेरेंट। इसमें मैंने फिगर बनाया लेकिन 2-4 नहीं दिख रहा है। अगर कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये अपने शरीर को कट करके डिवाइड कर देगा 2 पार्ट में। इससे ये, जैसे इसका नाम मैं रख दिया ए, इससे प्रोड्यूस हो गया बी और ये सी। ए को कट कर देंगे तो बी बन जाए और सी बन जाए, दैट इज कॉल्ड फिजन। मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। ये ए को कट कर दे और ए को कट करने पर बी बन जाए और सी बन जाए, इसे हम बोल देंगे फिजन। किसी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को कट कर देने पर, कट हम नहीं करेंगे, वो खुद अपने शरीर को डिवीजन कर देगा, वो अपने फेवरेबल कंडीशन देख के अपने शरीर को डिवीजन कर देगा और अपने जैसे एग्जैक्ट कॉपी आइडेंटिकल सेम रहेगा। ना ही किसी को पहचानने में दिक्कत होगा, दिक्कत तो इसमें पहचाने बहुत होगा, वो आइडेंटिकल कॉपी रहेगा, 100% एग्जैक्ट कॉपी मैच करेगा। अब फिजन के 3 टाइप्स हैं। पहला बाइनरी फिजन, दूसरा मल्टीपल फिजन, तीसरा प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी उतना खास नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आज तक कभी आया ही नहीं है, लेकिन बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है कि बाइनरी फिजन क्या होता है। इट नॉर्मली टेक प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन। बाइनरी फिजन में कब होगा, मैं पहले ही बता दिया था कि फेवरेबल कंडीशन। बाइनरी फिजन तब होगा जब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल कंडीशन मिल जाए।
parent organism divide into two halves. Each half form a independent daughter organism. It involves mitosis, offspring are genetically identical to parent and each other. कि बाइनरी फिजन का ये मतलब है कि वो फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, वो डिवाइड करेगा अपने शरीर को टू पार्ट में, और वो एक जो बेबी प्रोड्यूस उससे होगा क्लोन होगा, वो 100% वो मैच करे एग्जैक्ट कॉपी, और वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा पेरेंट की तरह। और बाइनरी फिजन भी चार प्रकार के हैं, और ये चार प्रकार के बाइनरी फिजन को किस आधार पे, किस किस के डिपेंड पे चार प्रकार में बांट दिया गया, ये वो किस तरह से वो अपना शरीर को डिवाइड करता है, इस बेसिस पे बाइनरी फिजन को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, तीसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, एंड चौथा ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन। ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन। अब हम एक एक करके सारे टाइप को पढ़ेंगे। ये कॉमन प्रोटिस्टा में, ये आसानी से ये जो है प्रोटिस्टा में काफी और मोनेरा में ये ज्यादातर ये फिजन होगा। बाइनरी फिजन जो प्रोटिस्टा और मोनेरा में काफी तरह देखने को मिलता है। पहला लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, द साइटोकाइनेसिस अकर्स अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एग्जाम्पल यूग्लिना, कनेक्टिंग बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। अभी आपको कुछ नहीं समझा, आगे हम आपको फिगर के थ्रू समझाते हैं। जैसे ये यूग्लिना हो गया, ये ऑब्लिक्यू की तरह अगर वो डिवाइड करे यूग्लिना, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहेंगे। सिंपल बाइनरी फिजन या इरेगुलर बाइनरी फिजन साइटोकाइनेसिस में अकर्स अलोंग एनी प्लांट। एग्जाम्पल अमीबा, ये अमीबा ये मदर अमीबा है, ये स्यूडोपोडिया न्यूक्लियस डिवाइड, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड कर दिया, टू डॉटर अमीबा बन गया। ये काफी सिंपल है। ये हो गया सिंपल इरेगुलर बाइनरी फिजन। अब ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस अकर्स अलोंग ऑब्लिक्यू प्लांट। एग्जाम्पल सैरेटियम। जैसे ये फिगर दिया गया है, जैसे
सॉरी ये सब आने के लिए। ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन में ये जीवों को सीधे सीधे ये इधर से कट कर देगा फिजन पॉइंट। ये जैसे ये कोई जीव होगा, अगर ये सीधे सीधे बीचों बीच अगर कट कर दे तो ये ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन कहलाएगा। ये जो जहाँ से ये काटेगा उसे हम फिजन पॉइंट बोलेंगे। फिजन पॉइंट, फिजन पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे? फिजन पॉइंट। अगर कोई बोल दे कि जिस जगह से फिजन होगा और जिस तरह से वो कटेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को आपको बोलना है फिजन पॉइंट। क्या? फिजन पॉइंट। अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के बारे में बात करेंगे। साइटोकाइनेसिस अकर्स अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस। एग्जाम्पल पारामीशियम, बैक्टीरिया, डाइटोम्स। ये नहीं है कि इसे रट लेना है कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है, सिंपल इरेगुलर बाइनरी फिजन क्या आता है, ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन क्या होता है, इसे रटना नहीं है, इसे आपको समझना है। अगर समझ गए तो ये काफी आपको आसान होगा। लेकिन हाँ, रटना है, इसका एग्जाम्पल आपको रट जाना है। अब बात करेंगे कि मल्टीपल फिजन क्या होता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा withdraw its pseudopodia and secrete a 3-layered hard covering of cyst around itself. This phenomenon is termed as incestation. कि जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा तो अमीबा स्यूडोपोडिया बना लेगा और वो सिक्रेट करेगा 3 लेयर। क्या? 3 लेयर इस पे बना लेगा, उसको 3 लेयर का ये कवरिंग कर लेगा। इधर अमीबा है, अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा तो ये 3 लेयर से अपने ऊपर कवरिंग कर लेगा और ये जो कवरिंग करेगा उसे हम सिस्ट बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को नाम देते हैं इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन। क्या? इस प्रोसेस का नाम क्या है? इंसिस्टेशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, क्या? जब अनफेवरेबल कंडीशन हो और मल्टीपल फिजन में जो ये यहां अमीबा है, क्या? अमीबा है। अनफेवरेबल कंडीशन में वो 3 लेयर बनाएगा। क्या? 3 लेयर बनाएगा। 3 लेयर बना लिया और ये लेयर बनाया, इसका नाम सिस्ट बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस हुआ, जो ये प्रोसेस 3 लेयर का बनाने का अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस को हम इंसिस्टेशन कहेंगे। क्या? इंसिस्टेशन कहेंगे। अब when favorable condition return, then insisted amoeba divide by multiple fission and produce many minute amoeba or pseudopodia spores. The cyst wall burst out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. This phenomenon is known as sporulation. मैंने डिफिनेशन बोल दिया, आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, इसे हम आसानी तरह से आपको मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। अब बात करेंगे, उधर तो था जो अनफेवरेबल कंडीशन में उधर केस था। अब ये दूसरा केस जो है वो फेवरेबल कंडीशन आएगा तो इधर जो अमीबा है, अमीबा 3 सिस्ट बनाया, 3 कवरिंग लेयर बनाया था।
क्या 3 लेयर कवरिंग बनाया था, जिसका नाम हम बोले थे सिस्ट, और इस प्रोसेस को बोले थे इंसिस्टेशन। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये मल्टीपल फ्यूजन करके अपना स्यूडोपोडिया है, जो ये अमीबा है, ये जो अमीबा अंदर में, इसका हम ये इधर इस केस में नाम बोलेंगे स्यूडोपोडिया स्पोर, और वो सिस्ट को धीरे धीरे अपने फेवरेबल कंडीशन के अनुसार इसे ब्रस्ट कर देगा, और ब्रस्ट कर देगा, और स्पोर्स जो है ये धीरे धीरे ब्रस्ट कर देगा, स्पोर जो है वो बाहर आने लगेगा। इस प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन के नाम से जानेंगे, स्पोरुलेशन के नाम से जानेंगे। क्या इस प्रोसेस का स्पोरुलेशन स्पोरुलेशन के नाम से जानेंगे। क्या इस प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन के नाम से जानेंगे। इसका एग्जाम्पल अमीबा है, प्लाज्मोडियम है। जितना ये फिगर में दिया गया है मैंने ऊपर ही बना दिया, आपको क्रिस्टल क्लियर समझा दिया गया। पेरेंट अमीबा था, सिस्ट बनाया, इसमें बहुत सारा अमीबा था, फिर सिस्ट को ब्रोक किया, उसका डॉटर अमीबा रिलीज हुआ, इसे हम डॉटर अमीबा बोले या स्यूडोपोडिया बोले। अब बात करेंगे कि प्लाज्मोटोमी क्या होता है। प्लाज्मोटोमी एक स्पेशल टाइप का फ्यूजन है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोअन का डिवाइड होगा 2 और मोर मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर इंडिविजुअल में। उसमें जितने भी पिछले एग्जाम्पल थे उसमें किसी इंडिविजुअल का बॉडी का डिवीजन होता था, यहाँ पे बॉडी का डिवीजन ना होके उसके मल्टी न्यूक्लिएट न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड का डिवीजन होगा। इस प्रोसेस का ही हम मेथड को बोलते हैं प्लाज्मोटोमी। और एक एग्जाम्पल होगा पैल्मोक्जिया ओपलेंडिस, पैल्मोक्जिया ओपलेंडिस इटीसी, है ना, न्यूक्लियाई ये ही डिवीजन करेगा। अब बात करेंगे कि बडिंग क्या होता है। In this method, cells of some body parts undergo repeated mitotic cell division unequal that leads to the formation of small buds that remain attached initially to the parent, finally detach and mature into new cell. Example yeast, hydra, साइकोन, स्पोंजिला। अब आपको हम समझाएंगे कि बडिंग क्या होता है। बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जैसे अगर ये पेड़ है, इधर एक बड बन गया, क्या बड बन गया, कुछ समय बाद ये बड जो है वो नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिर जाएगा और इस बड से प्रोड्यूस कर जाएगा न्यू प्लांट, न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर जाएगा। क्या समझे। जैसे कोई इधर पेड़ है, इधर उसमें बर्ड बना हुआ है, वो अपने समय के अनुसार वो बर्ड जमीन पे गिर जाएगा, और जमीन से जो बर्ड गिरेगा उस बर्ड से जो प्लांट का प्रोड्यूस होगा, उस प्रोड्यूस जो होगा प्लांट, उसी प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं, बडिंग कहते हैं।
जो कि ये ईस्ट में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, साइकोन में पाया जाता है, स्पोंजिला में पाया जाता है। जितना नीचे दिया है फिगर में उतना मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया। अब बडिंग तो पढ़ ली, आप बडिंग के दो टाइप्स है। ये डिफिनीशन मैं नहीं पढ़ूंगा, ये आपको नोट्स बना लेना है। इक्जोमिस बाहर और इंटरनल, इक्जोमिस बाहर और एक्सटर्नल मिस बाहर, ये दोनों सेम होता है। अगर कोई पेड़ है, अगर बर्ड जो है स्मॉल बर्ड वो बाहर बनेगा तो वो एक्जोनियस या एक्सटर्नल बर्डिंग कहलाएगा। क्या समझे आप? जैसे ये प्लांट है, इसमें बर्ड अगर बाहर, वर्ड जो है वो बाहर बनेगा तो एक्सटर्नल बर्डिंग कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा, एक्जोनियस और एक्सटर्नल बर्डिंग। इनिशियली ए स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी डेवलप्स इनटू ए मैच्योर इंडिविजुअल, इट देन सेपरेट्स फ्रॉम द मदर टू ए फ्री लाइफ। दिस टाइप ऑफ बर्डिंग रिकॉग्नाइज्ड एज एक्जोनियस बर्डिंग। जितना मैंने समझाया उतना ही ये लिखा गया, जो लिखा था उसे मैंने समझा दिया। जैसे ये फिगर दिया गया है, पेरेंट हाइड्रा है, ये पेरेंट हाइड्रा ये है, इधर बाहर बर्ड बन रहा है, डेवलपिंग अ बर्ड। अब इससे न्यू बर्ड बन जाएगा, फिर जो न्यू होगा वो नीचे आएगा, उससे न्यू हाइड्रा बन जाएगा। बाहर बनेगा उसे एक्सटर्नल। इंडोजीनियस और इंटरनल बर्डिंग इन फ्रेश वाटर एस्पोंज एग्जाम्पल एस्पोंजिला एंड मैरीन एस्पोंज एग्जाम्पल साइकोन। द पेरेंट इंडिविजुअल रिलीज ए स्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल इनक्लोज्ड इन कॉमन ऑप्क्यू evolve called the gamule, and germination, each gamule give rise to offspring. Gamules are throughout the internal buds. This type of budding are recognized as endogenous बर्डिंग। साइकोन इसका एग्जाम्पल हो गया स्पॉन्जिला। अब अच्छे तरह से, ये तो डिफिनीशन मैंने पढ़ दिया, अच्छे तरह से जिस तरह से एक्सटर्नल बर्डिंग पढ़े उसी तरह से इंटरनल बर्डिंग भी पढ़ेंगे। जैसे ये स्पॉन्जिला हो गया, उसमें तो था कि बर्ड जो है वो शरीर से बाहर बनता था, लेकिन इसमें जो है ये बर्ड जो है इसके शरीर के अंदर ही बनेगा। और जो वो बर्ड शरीर के अंदर बनेगा उसे हम बोलेंगे, जो बाहर बर्ड बनेगा उसका कोई नाम नहीं दिया गया था, लेकिन इंटरनल बर्डिंग में जो बर्ड बनता है उस अंदर में बनने वाले बर्ड का नाम गैम्यूल होता है। उसे हम क्या बोलेंगे? गैम्यूल बोलेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ डिफरेंस है बर्डिंग और बर्डिंग में, बाइनरी फिजन और बर्डिंग में। कि बाइनरी में जो होता है, पेरेंट बॉडी डिवाइड होता है टू और इक्वल और सिमिलर हाफ्स, ईच हाफ ए न्यू इंडिविजुअल। कि बाइनरी में जो होता है पेरेंट बॉडी ही डिवीजन होता है, लेकिन बर्डिंग में
पेरेंट बॉडी प्रोड्यूस करता है स्मॉल बर्ड का और वो ग्रो होता है और अपने जैसे ही प्लांट का फॉर्मेशन करता है। इसमें कोई लॉस उतना अपना शरीर को नहीं करना पड़ता है। बाइनरी में ए प्रोटोब्यूरेंस इज नॉट फॉर्म। प्रोटोब्यूरेंस मतलब बर्ड, कोई एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो शरीर के बाहर नहीं बनता है। लेकिन बर्डिंग में प्रोटोब्यूरेंस बर्ड जो है एक्स्ट्रा पार्ट वो शरीर के बाहर बनता है, शरीर के बाहर बनता है। बाइनरी में डिवीजन होगा इक्वल, लेकिन बर्डिंग में डिवीजन अनइक्वल होता है। बाइनरी में पेरेंट बॉडी डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन बर्डिंग में पेरेंट बॉडी रिमेन्स इंटैक्ट, पेरेंट बॉडी रहेगा ही। बाइनरी का एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, अमीबा, और बर्डिंग का एग्जाम्पल हो गया ईस्ट, साइकोन, हाइड्रा। अब बात करेंगे कि स्पोरुलेशन क्या होता है। स्पोर्स आर सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट विच आर क्रिएट व्हेन एन ऑर्गेनिज्म encounters harsh condition. The formation of these spore is known as sporulation. जो स्पोर जो होता है वो सेल होता है, किसका? जो स्पोर होता है वो सेल होता है, वो किसका? तो बैक्टीरिया का होगा, फंजाई का होगा, प्लांट का होगा, जो कि वो जिसमें क्रिएट करेगा ऑर्गेनिज्म को, नए ऑर्गेनिज्म को, उस स्पोर से नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। वो भी इनकाउंटर हर्ष कंडीशन, वो दैनीय जीवन में उस स्पोर से अनफेवरेबल कंडीशन में ही बेबी का फॉर्मेशन करेगा। और जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, इस फॉर्मेशन को हम स्पोरुलेशन के नाम से जानते हैं, स्पोरुलेशन के नाम से। स्पोरुलेशन के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये स्पोरुलेशन समझ आया होगा। इसका एग्जाम्पल नॉन फ्लावरिंग प्लांट ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्स, फंजाई, ग्रीन एल्गी, ये सभी स्पोरुलेशन का एग्जाम्पल है। Spores preserve the organism genetic material and rhizome multiplying once favorable condition are available। स्पोर जो होता है वो प्रिजर्व करेगा जेनेटिक मटेरियल को और वो मल्टीप्लाई करेगा कब? जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब वो स्पोर को मल्टीप्लाई करेगा। इसका कुछ हाईलाइट पॉइंट दिया गया है। The amoeba reproduce by the formation of a spore under unfavorable condition। जो अमीबा होता है वो रिप्रोड्यूस होगा स्पोर के थ्रू, लेकिन वो अनफेवरेबल कंडीशन में। स्पोर्स आर माइनर सिंगल सेल्ड थीन और थिक वाल्ड प्रोपिग्यूल्स। स्पोर जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है और वो पतला होता है और मोटा
होता है जिसे हम प्रोपग्यूल्स के नाम से जानते हैं। दे आर डिस्प्रेसिव स्ट्रक्चर विच ऑल्सो फ्रॉम न्यू इंडिविजुअल। वो एक डिस्प्रेसिव स्ट्रक्चर का होता है जिसे न्यू इंडिविजुअल का प्रोड्यूस हो पाता है जिसकी सहायता से। स्पोर्स फॉर्मेशन इज कॉमन इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी एंड फंजाई। मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड जू स्पोर्स। जो भी मोटाइल स्पोर होगा, जो कि चलने वाला स्पोर होगा, उसे हम जू स्पोर्स बोलेंगे। और जो भी नॉन मोटाइल स्पोर होगा, नॉन मोटाइल स्पोर्स होगा, उसे नाम मिले, उसका नाम पड़ेगा स्पोरोजियोस्पोर्स, स्पोंजियोस्पोर या कोनेडिया। स्पोंजियोस्पोर इतना फेमस नाम नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन कोनेडिया जो है वो काफी फेमस है। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाएगा, दिया रहेगा विच वन ऑफ द नॉन मोटाइल स्पोर, आपको मार देना रहेगा कोनेडिया। Zoospores are most common asexual spore in algae and they are flagellated motile। कि जू स्पोर जो होता है वो एसेक्सुअल स्पोर ही होता है जिसमें एल्गी में, और वो फ्लैजलेट, वो तैरता है और वो मोटाइल भी होता है। कोनेडिया आर द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर इन फंजाई एंड दे आर नॉन फ्लैजलेटेड एंड नॉन मोटाइल। इसका क्या मतलब समझे कि जू स्पोर्स जो होता है वो एसेक्सुअल स्पोर ही होता है, और कोनेडिया जो भी है वो एसेक्सुअल स्पोर है, लेकिन जू स्पोर एल्गी में पाया जाएगा और वह फ्लैजलेट होगा, वह तैर सकता है और वो मोटाइल, वो चल सकता है। लेकिन कोनेडिया जो है वो एसेक्सुअल स्पोर है, लेकिन वो फंजाई में है और वो नॉन फ्लैजलेटेड है, वो तैर नहीं पाएगा, वो घूम नहीं पाएगा, और वो नॉन मोटाइल, वो इधर से उधर नहीं हो पाएगा। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर, कि कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिया गया है, उसे अब हम देखेंगे। इधर दिया गया है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इधर ऑर्गेनिज्म। किस ऑर्गेनिज्म से क्या बनता है, किस ऑर्गेनिज्म में कौन सी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है। जैसे पेंसिलियम से हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा, और पेंसिलियम से कोनेडिया का फॉर्मेशन होगा, कोनेडिया का फॉर्मेशन होगा, और हाइड्रा से बड्स का फॉर्मेशन होगा, और स्पॉन्ज से गैम्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, और कैलामाइडोमोनास से जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये कैलामाइडोमोनास जो है वो ऑर्गेनिज्म हो गया, और जू स्पोर्स जो वो उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि उससे अगला जनरेशन बन सकता है। अब बात करेंगे कि जू स्पोर्स होता है क्या। द जू स्पोर्स आर ए स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल एंड फ्लैजलेटेड स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द जू स्पोंजिया। जो जू स्पोर्स होता है वो एक खास प्रकार का मोटाइल और फ्लैजलेटेड स्पोर है, जो कि वो चल सकता है, वो तैर सकता है, उसी तरह उस प्रकार का एक स्पोर है। लेकिन
ये जनरली नेक्ड होता है, ये लंगा होता है और ये विदाउट सेल वॉल का होता है। द फ्लैजेला हेल्प टू स्विम इन एक्वेटिक हैबिटाट फॉर प्रॉपर डिस्पर्जल। अब फ्लैजेला का क्या हेल्प होगा अगर स्पोर्ट्स सब में अगर फ्लैजेला जो पाया जाता है, तो अभी ये भी हमें तो पता करना है कि जो स्पोर्ट में फ्लैजेला पाया जाता है वो क्यों पाया जाता है। फ्लैजेला का काम होता है स्विम करना, तैरना एक्वेटिक हैबिटाट में। जैसे एग्जाम्पल हो गया एल्काइया, एल्काइया, एस्पोंजिया, एस्प्रोंजिया, एल्ब्यूगो, फाइटोपोथेरा, फाइटोपोथेरा ईटीसी एंड मेनी एल्गी, कैलाइडोमोनास, कैलाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। अब बात करेंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? इट इज ए ब्रेकिंग ऑफ एनिमल बॉडी इनटू टू और मोर पीसेस each of which grow into new individual. Example Spirogora, Spirogora. It is also occur in flatworm या microstome. फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये हो गया कि अगर किसी एनिमल्स अपने शरीर को ब्रेक करेगा टू पार्ट में, इसका एग्जाम्पल हो गया, कॉमन एग्जाम्पल है स्पाइरोगोरा, लेकिन ये मुख्यतः देखने में मिलता फ्लैटवर्म में और माइक्रोस्टोमम में। अब बात करेंगे कि रीजनरेशन क्या होता है। कि रीजनरेशन क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी सेल टू प्रोड्यूस लॉस्ट बॉडी पार्ट्स और इंटायर बॉडी। कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये था कि अपने शरीर को ये दो खंड कर लेता था और टू इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर देता था। लेकिन रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ कि इट इज एबिलिटी ऑफ बॉडी सेल टू प्रोड्यूस द लॉस्ट पार्ट ऑफ इंटायर बॉडी। अगर कोई जीव का अगर ये पार्ट मतलब कि खराब हो गया या कट गया है, तो इसमें एक एबिलिटी होता है कि वो पार्ट को फिर से रीग्रो कर देगा, किसी नुकसानी ना होने देके। It is the ability of body cell to regenerate the lost body parts. Example Planidia, Planidia, Hydra, starfish etc. Note, Planidia show the true regeneration. अब डिफरेंस पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में। फ्रेगमेंटेशन में पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म डेट आर फ्रेगमेंटेड रिजल्ट इन इच फ्रेगमेंट ग्रोइंग इनटू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। कि फ्रेगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म जो फ्रेगमेंटेड करता है अपने शरीर को, वो ग्रोइंग करेगा, वो जन्म देगा किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को। लेकिन रीजनरेशन में ऐसा नहीं है, वो
अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करेगा। रीजनरेशन अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म और रीग्रो ए लॉस्ट लिम्ब और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यही मैंने बोला और यही लिखा गया है। फ्रेगमेंटेशन में ए न्यू इंडिविजुअल इमर्ज फ्रॉम ईच फ्रेगमेंट, कि फ्रेगमेंटेशन में अगर वो अपने शरीर को काटता है 2 इक्वल हाफ में तो उससे नया ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो जाएगा। लेकिन रीजनरेशन में नो न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड, कि रीजनरेशन में कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा, प्लेनिडिया। और ट्रू रीजनरेशन जो शो करता है वो प्लेनेरिया शो करता है। और फ्रेगमेंटेशन एग्जाम्पल में आ गया फ्लैटवर्म, स्पोंज, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई। आपको मैं एक बात बोलता हूं कि जितना भी एग्जाम्पल है वो आपको 100% रट जाना है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या पढ़ेंगे? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ए प्रोसेस इन विच प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम, रूट्स एंड लिप्स। वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा, वो अपने तना से, जड़ से और पत्ते से। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में 2 टाइप आते हैं, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में 6 टाइप आ गए। पहला आएगा रूट्स, अंडरग्राउंड स्टीम, सब एरियल और क्रीपिंग स्टीम, एरियल स्टीम या एरियल शूट। लिप्स आ जाएगा, बल्बिल्स आ जाएगा। अब बात करेंगे कि रूट से कैसे इमर्ज लेता है न्यू प्लांट। बोथ टैप रूट एंड एडवेंटेशियस रूट टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। टैप रूट मतलब कि जो साधारण तरह से कुछ इस तरह से रूट दिखे, इसे हम टैप रूट बोलते हैं। अगर एडवेंटेशियस रूट देखना हो तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि रूट में रूट लगा रहा था इस तरह से, ये एडवेंटेशियस रूट हो गया। जैसे इसका एग्जाम्पल डालवेरिया, सीसम, गवाबा, पोप्यूल्स, अल्बिजिया, म्यूरिया, स्वीट पोटैटो, टैपिको, डालिया, एस्पेरेगस। रूट का एग्जाम्पल इतना सारा है, आपको इस एग्जाम्पल को अच्छे तरह से रट जाना है। अब बात करेंगे कि अंडरग्राउंड स्टीम क्या होता है। अंडरग्राउंड स्टीम में पहला है ट्यूबर। इसका एग्जाम्पल होगा आर्टिचोक पोटैटो। पोटैटोज आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूबर एंड नॉट बाय सीड। जो कि आर्टिचोक होता है, पोटैटो होता है, और ये सब जो प्रोड्यूस होता है वो ट्यूबर से होता है, ये सीड से नहीं होता है। बल्ब्स में हो गया गार्लिक, नार्सियस, ओनियन, लिसेस। बल्ब्स में ओनियन आ जाएगा। कॉर्म्स में आ गया एमोरोफिलस, जामिकांड, कोलेजिया, क्रोकस, फ्रेजिया। ये सब का सब एग्जाम्पल कॉर्म्स में आ गया। अब राइजोम्स में बात करेंगे। राइजोम में आ गया बनाना, गिंजर, टर्मिक, एस्पेडियम, एरिडम, लोटस। गिंजर मतलब अदरक, गिंजर मतलब हल्दी और टर्मिक मतलब आदि। बनाना मतलब केला, लोटस मतलब कमम। ये 2
कुछ एनसीईआरटी से मैंने ये सब एग्जाम्पल उठाया है, ये सब एग्जाम्पल का आपको रट जाना है। शक्कर से प्रोड्यूस होगा मिंट, कैरिस्थनमेनम, ये सब। अब क्रीपर्स के बारे में बात करेंगे। इन सम प्लांट एडवेंटेजियस रूट आर डेवलप्ड फ्रॉम द नोड्स एंड फ्रॉम एन एरियल शूट इट इंक्लूड्स रनर, साइनडोन, ऑक्जिलीज एंड स्नेटेला। रनर का मतलब क्या हुआ, जैसे ये कोई है इस तरह से, जैसे ये लैंड है, इस पे कुछ इस तरह से रन करते हुए कोई भी प्लांट प्रोड्यूस हो उसे हम रनर बोलेंगे। जैसे एस्टोलोन है, वो फ्रेगेरिया, स्ट्रॉबेरी, व्लेसनेरिया, ये सब कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, इसे याद कर लेना है आपको। जैसे ऑफसेट हो गया पिस्ता, इकोर्निया या कोर्निया का ये सेकेंड नाम है वाटर हाइसिंथ। एरियल स्टीम, एरियल शूट्स। सुगर केन इज प्रोपगेटेड बाय प्लांटिंग सेगमेंट ऑफ स्टीम हैविंग एट लिस्ट ऑफ वन नोड। जो सुगर केन होता है वो प्रोड्यूस होता है, बताते जैसे ये सुगर कैन है, इसमें जिस तरह से नोड बना रहता है, शुगर कैन में ये नोड बना रहता है। अगर ये नोड से अगर ये शुगर कैन का प्लांट इमर्ज हो जाएगा तो हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स में ला सकते हैं। शुगर केन जितना भी प्रोपगेटेड हुआ नोड से होगा। नोड से आप बता दिए किस तरह का नोड होता है। अब बाय लिप्स, सम प्लांट प्रोड्यूस एडवेंटेजियस बर्ड्स ऑन देयर लिप्स, एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, बेगोनिया। ब्रायोफाइलम जैसे ये पत्ता है, इस पत्ते से अगर प्लांट का फॉर्मेशन हो गया तो इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया। These birds remain dormant when the leaves attach with the plant, but after separation, which it comes in contact with the moist soil, develop new plant buds which from new plant। जैसे कोई प्लांट का लिप्स है वो किसी सॉइल के प्लेस पर आकर गिर जाएगा और वो मॉइस्चर हो जाएगा, उससे प्लांट के लिप से जो लिप से प्लांट प्रोड्यूस होगा, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। जिसका एग्जांपल हो गया बेगोनिया एंड ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो एक फेमस एग्जांपल है, जैसे बल्बिल्स, ऑक्जिलीज, एल्गी, पाइनएप्पल, लिली, ये सब आपको कुछ समझने का ये चीज ही नहीं है, इसे आपको रट जाना है। अब बात करेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है क्या। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दिस इज ए टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन या रिप्रोडक्शन कैरिड आउट बाय ह्यूमंस इन द फील्ड एंड लैबोरेटरी। कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ह्यूमंस के द्वारा फील्ड और लैबोरेटरी में प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें पहला आ गया कटिंग। In this, a part of a plant, specifically a stem or leaf, is cut and planted in the soil.
कि प्लांट के किसी भी पार्ट को कट करके प्लांटेड कर दिया जाता है सॉइल में, सॉइल के अंदर इसे छिपा दिया जाता है। दीज कटिंग्स आर सम टाइम ट्रीटेड विथ हार्मोन्स टू इंड्यूस रूट डेवलपमेंट। और कुछ समय के बाद जो कटे हुए पत्ते को ट्रीट कर दिया जाता है, उसे धो दिया जाता है हार्मोन से, जो हार्मोन ऑक्जिनाइन हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है रूट। एंड द न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एडवेंटेशियस रूट डेवलपिंग फ्रॉम द कटिंग। और जो प्लांट के किसी भी भाग को कटिंग करके और हार्मोन से ट्रीट करके उसको रूट बना दिया जाता है, और जो प्लांट प्रोड्यूस होता है वे ही आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल हुआ। जैसे ये प्लांट है, इसे कट करके किसी बेकर में डाल के इसे ऑक्जिन्स हार्मोन के हेल्प से फॉर्मेशन कर देंगे रूट का, और इसे फिर रूट का फॉर्मेशन होगा। इसे बेबी प्लांट इसे लेबोरेटरी में कर लेंगे और फिर देन इसको फील्ड में लगा देंगे। इसका ये एडवांटेज है कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट का प्रोड्यूस करेंगे। ग्राफ्टिंग का क्या मतलब है, अब बात करेंगे ग्राफ्टिंग। In this, the cutting from the some other plant is attached to the stem of a plant rooted in the ground. इसमें इस प्रोसेस में किसी प्लांट के स्टीम को कट करके किसी दूसरे प्लांट के साथ ऐड कर देंगे। जैसे ये प्लांट है, जिस तरह से ये प्लांट है, इसको कट कर दिए, इधर से कट कर दिया, और जैसे किसी न्यू वैरायटी का प्लांट को इधर से कट कर देंगे और इसमें इंसर्ट कर दिए, कट जो किए रहेंगे दूसरे प्लांट से, और उसको इंसर्ट कर देंगे ओल्ड प्लांट से। उसके बाद इसको हम बैंडेज कर देंगे किसी प्लास्टिक या पॉलीथीन से, और जो किसी दूसरे प्लांट को इसमें मर्ज करेंगे उसे हम साइकोन बोलेंगे। और जिसमें हम जिस प्लांट में अटैच करेंगे उसे स्टॉक बोलेंगे, और जिस पॉइंट पर करेंगे उस पॉइंट को ग्राफ्टिंग यूनियन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया थूजा एंड पीसिया रोज। अब तीसरा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में लेयरिंग है। In this, the stem of the plant is bent to the ground and covered with soil, and adventitious root emerge from the plant parts covered with the soil. This attach stem with developing root is known as layer या layering। जैसे ये प्लांट है, इसमें लेयरिंग में किसी प्लांट को बेंड कर देंगे। जैसे ये प्लांट है, इसमें ये टहनी दिया है, इस टहनी को बेंड कर देंगे और सॉइल से ढक देंगे, और कुछ दिन के बाद यहां से रूट का फॉर्मेशन होगा और इधर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लेयरिंग कहेंगे। अब बात इसका
लेयरिंग में एग्जाम्पल आ गया लेमन, रोज, बुक्सवुड etc। अब बात करेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट के किसी भी डिफरेंट पार्ट्स को कैलकुलेट करके उसको कल्चर्ड करेंगे लेबोरेटरी में और डेवलप करेंगे न्यू प्लांट को। दिस टेक्निक is helpful in increasing the number of rare and endangered plant species that are unable to grow under natural condition। जो टिश्यू कल्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी फायदेमंद प्रोसेस है जो कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। और इसका कुछ एग्जाम्पल है जैसे सीड कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर और सेल्स कल्चर, ऑर्गेन कल्चर। और दो इधर दिया है प्रोटोप्लास्ट कल्चर और एंथर कल्चर। ये टिश्यू कल्चर के 6 टाइप्स दिया गया है, इसे ध्यान में रखना है आपको। जैसे ये पेरेंट बॉडी प्लांट है, इधर इससे लीफ को निकाल लेंगे और इसे एक्स प्लांट बोलेंगे। इस फर्स्ट स्टेप को इनिशिएशन स्टेज कहेंगे। और बीकर में न्यूट्रिशन ऐड करेंगे और प्लांट हार्मोन ऐड करेंगे। उसका सेल्स डालेंगे, जिस प्लांट से जो हम एक्स प्लांट निकाले हैं उसे हम उसका सेल्स डालेंगे इस बीकर में। और मल्टीप्लिकेशन, इस स्टेज को हम मल्टीप्लिकेशन स्टेज बोलेंगे। उसके बाद फिर देन इस बेकर में ऑक्सीजन का हार्मोन का ऐड करेंगे, देन इससे रूट फॉर्मेशन होगा। और तीसरे बीकर में सूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और लास्ट स्टेज में बेबी प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगी। और 5 स्टेप में एसिमिलाइजेशन, बेबी प्लांट ट्रांसफर, पांचवा जो सबसे लास्ट टाइप है या सबसे लास्ट प्रोसेस है उसको हम एसिमिलाइजेशन बोलेंगे। और बेबी प्लांट को ट्रांसफर करेंगे फील्ड में और उसे हम प्रोड्यूस करेंगे कम समय से। यह फायदा हुआ, इसका एडवांटेज यह है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्लांट का हम प्रोड्यूस करेंगे। और इसका एक और नाम से हम जानते हैं इस प्रोसेस को, और एक और नाम से हम जानते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। और ये एंड एग्जाम्पल में आ गया इन डेवलपिंग कंट्री टू प्रोड्यूस वाइल्ड प्लम एंड स्वीट पोटैटो। ये ज्यादा इस प्रोसेस से इसी कुछ एग्जाम्पल जो दिया गया इसे यूज करके प्रोड्यूस किया जाता है। अब बात करेंगे, इतना तो हम पढ़ लिए। अब आप बोलिएगा सर आपने इतना देर से हमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को जितना भी स्टेज था आपने समझा दिया, प्लांट से ये करो वो करो, लेकिन सर हमें समझना है कि हम ये क्यों करें। तो आप बात करेंगे इसका सिग्निफिकेंस वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, जो इतना बोल दिया इसको कट कर देंगे, वो कर दो, इधर से ये प्लांट निकाल लो, सेलस कर दो।
हाँ, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, इसे भी पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन या प्रोपगेशन। वेजिटेटिव reproduction is a ideal method of reproduction to retain parental trait। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है एक काफी आदर्श मेथड है जिसमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्लांट का प्रोड्यूस होता है। इट इज ए बेनिफिशियल टू रेज क्रॉप लाइक बनाना, सुगर कैन, पोटैटो etc दैट डू नॉट प्रोड्यूस वेबियल सीड। यह एक बेनिफिशियल फायदेमंद क्रॉप है जैसे कि बनाना, सुगर कैन, पोटैटो, ये सब जो कि प्रोड्यूस होता है इन विजिबल सीड में, जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज यूजफुल इन ऑब्टेनिंग डिजीज फ्री प्लांट। और इससे यह एडवांटेज है कि अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से अगर प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे और उससे हम अपने लिए फल का और वेजिटेबल का अगर प्रोडक्शन करेंगे, उसमें डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस होगा और डिजीज फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस होगा तो उससे जो कुछ भी फल सब्जियां प्रोड्यूस होगा वो सब भी डिजीज फ्री प्लांट्स होगा। इससे मनुष्य को कोई भी बीमारी नहीं होगा, इससे हमें काफी फायदा मिलेगा। इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अपनाना 100% चाहिए। It eliminates the need for a special mechanism such as pollination। इसमें एक एलिमिनेट है जो कि नीड पड़ता है स्पेशल मैकेनिज्म का, जिस स्पेशल मैकेनिज्म जो है उसे पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन क्या है ये हम बात करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में पॉलिनेशन के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक से अंदर से पढ़ेंगे। अब बात करेंगे देयर आर नो वेरिएशन रेजिस्टेंस फॉर इवोल्यूशन। इसमें वेरिएशन लेकिन नहीं पाया जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो आ गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में मोनेरा आ गया और प्रोटिस्टा आ गया। मोनेरा में आ जाएगा फिजन और स्पोर, और प्रोटिस्टा में आ जाएगा बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग। और मल्टीसेलुलर में दो आ जाएगा, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में जू स्पोर्स आ जाएगी और कोनेडिया आ जाएगा, फिर फ्रेगमेंटेशन भी आ जाएगा और बडिंग भी आ जाएगी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में ट्यूबर आ जाएगा, लीफ बड आ जाएगा, राइजोम आ जाएगी और रनर भी आ जाएगा और वल्विल भी आ जाएगी। अब बात करेंगे कि टेरर ऑफ बंगाल क्या है। टेरर ऑफ बंगाल क्या है? टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ इकोर्निया कैरप्सिस इज कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हाइसिंथ जल कुंभी को हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। इट इज एन एक्जोटिक स्पीसीज विच आर नॉट नेटिव टू बंगाल। यह एक एक्जोटिक बाहरी स्पीसीज है जो कि किसी फॉरेन कंट्री का स्पीसीज है, विच आर नॉट नेटिव इन बंगाल, जो कि ये बंगाल में नहीं प्रोड्यूस होता था, वो किसी दूसरे देश से आया। बट वंस इट गॉट इंट्रोड्यूस इनटू द वाटर बॉडीज, लेकिन एक बार ये वाटर बॉडी में आ गया जो कि बंगाल में इट ग्रू वेरी फास्ट एंड कॉम्प्लीटेड, और ये पानी में काफी तेज ग्रो होने लगा।
ग्रो होने लगा with native species eliminating many of them. It deviated dissolve oxygen in the water bodies. और ये डिजॉल्व करने लगा ऑक्सीजन को वाटर बॉडीज में और लीडिंग टू द लार्ज स्केल लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ। और ऑक्सीजन उस जलकुंभी का जो पानी पर जल्दी जल्दी ये फॉर्मेशन होने लगा और ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर नहीं जा पाया और एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश, क्रोकोडाइल, जितने भी एक्वेटिक एनिमल ये सब मरने लगे। दिस इज वाई वाटर हाइसिंथ इज रिफर टू द टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंक कहा जाता है इसी कारण। बिकॉज of its beautiful flower and shapes of leaves in India, water hyacinth was introduced to Bengal in the year 1884. वाटर हाइसिंथ का सुंदर सा ब्यूटीफुल फ्लावर उसमें पाया जाता है और उसका लीफ का जो शेप होता है वो काफी बड़ा होता है, जो कि ह्यूमन को काफी अट्रैक्ट करता है। और ये वाटर हाइसिंथ जो है वो बंगाल में 1884 में आया। और अगली क्लास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो अगले कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। और आपको अगर ये क्लास अच्छे से समझ आया तो आप कमेंट करके बताएंगे, और इसी तरह के क्लास और चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद माय लवली स्टूडेंट।